ये क्लास 11th के लिए हम लोग जो है सो इसमें अभी वेक्टर एंड स्केलर, ऐसे तो पहला चैप्टर है उसमें यूनिट डायमेंशन, लेकिन हम वेक्टर एंड स्केलर जो है सो पहले पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर स्केलर अगर आप पढ़ लेते हो तो आप समझो कि 65% ऑफ द पार्ट फिजिक्स का आपको खत्म हो जाएगा। इसमें करीब 7-8 वीडियो आएंगे जो कि क्लास 11th के लिए टू द पॉइंट हम लोग अगर बात करें तो, अदरवाइज थोड़ा सा एग्जॉस्टिव अगर हम जैसे नीट या फिर जी मेंस के लिए बात करेंगे तो जी मेन में जो है सो इसका थोड़ा सा और एग्जॉस्टिव हो जाएगा। बाकी ये चीज़ है कि ये बेसिक पार्ट है, बेसिक सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स का जो है सो बेसिक चीज़ है। अगर वेक्टर पढ़ते हैं तो फिर हम लोग उसमें उस तरह से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आसान है, बहुत आसान है, हो सकता है 9th में थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात किया गया हो, ठीक है ना। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्टिव पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटिव पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 11th में 12th में के आधार पे जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने की वजह से स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा सा करना माने मतलब एग्जॉस्टिव पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेवल का पढ़ना पड़ेगा। खैर एनीवे हम लोग जो बात करेंगे इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये फिजिक्स। हम डिफाइन करते हैं ये फिजिक्स क्या है। फिजिक्स के बारे में हम लोग अगर बात करना चाहें तो ऐसे तो जो डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो कुछ भी आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जो करते हो, जैसे आप देखते हो कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारा एलिमेंट्स है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, मतलब या फिर मान लो कि हवा है, उसका कंपोजिशन है। मैंने कहने का ये कि जो डे टू डे लाइफ में होता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसी साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स, जो कि फिजिकल माने वर्ल्ड का, माने फिजिकल वर्ल्ड का मतलब हुआ जो इस सांसारिक जो चीजें हैं उसके बारे में बात करती है, ठीक है। फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। थोड़ा सा इसमें जो है सो आपको बढ़िया से अगर ध्यान लगाओगे तो इससे अच्छा सब्जेक्ट दूसरा नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी है, इसकी श्योरिटी है कि ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ ये है कि थोड़ा सा सोचने समझने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इस पर थोड़ा थिंकिंग चाहिए वगैरह। तो हम अगर इसको पहले डिफाइन करें तो लिखते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals about about the nature of a natural phenomenon and interaction between them, कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर आप एक सोचते होंगे कि एक न्यूटन का जो है सो ग्रेविटेशन का लॉ कैसे आया। तो एक से न्यूटन साहब सेब के बगीचा में बैठे हुए थे, एक सेब गिर गया और उसे न्यूटन का लॉ का माने ग्रेविटेशन का लॉ आ गया, ठीक है। तो ये जो है सो सेब का गिरना जो है सो एक फेनोमेनन है, और अर्थ जो है सो सेब का स्वाभाविक है। और सेब टूट करके ऊपर क्यों नहीं चला गया, सेब टूट करके नीचे क्यों आ गया, इसका माने अर्थ उस सेब को नीचे की तरफ खींच रहा था। तो अर्थ का जो है सो खींचना मतलब उस सेब को जो अर्थ खींच रहा है, ये जो है सो नेचर हो गया अर्थ का, ठीक है। और जो सेब टूट करके गिर गया इसको हम लोग नेचुरल फेनोमेनन बोलते हैं, माने प्रकृति में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं। इसी में हम फिजिक्स में अगर और बात करना चाहें कि और हम लोग कैसे बात करते हैं तो लिखते हैं इन फिजिक्स we deal about the mass, energy, space, time
and interaction among them। कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स में हम ये चार चीज के बारे में बात करते हैं। एक तो है जैसे देखो मास, दूसरा है एनर्जी, तीसरा स्पेस आप समझ रहे हो, ये स्पेस है माने डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, और चौथा टाइम। और इस सब के जो आपस में रिलेशन होगा हम इसको फिजिक्स में स्टडी करते हैं। माने बेसिक जो चार चीज है मास, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ठीक है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। अगर हम एक लाइन और बात करना चाहें, इन फिजिक्स we also deal about the physical quantity। This is interesting, the physical quantity। In physics we also deal about the physical quantity। कहने का मतलब यह है कि हम इसको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अब है क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हम सबसे पहले इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। तो हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको कि हम आराम से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक ना। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसको हम अगर थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, इट इज द क्वांटिटी which can be seen through naked eye, can be measured easily, और अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम at least can be experienced। अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम हम इसको अनुभव कर सकते हो, ठीक ना, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखें, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे बुक मान लो, टेबल, पेन, बेंच माने वगैरह वगैरह, बेंच etc। अगर मान लो कि हम जैसे ये सब सारा चीज है जिसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं। ऑल्सो अगर हम लिखना चाहें जैसे लाइट है, ये जो है सो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक ना, लेकिन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हीट है, ठीक ना, ये अगर हम लोग न देख सकते हैं न माने देख सकते नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको अनुभव, जैसे धूप में आप खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी लगने लगेगी। तो गर्मी लगेगी तो कहाँ से कैसे आ गया भाई, तो जो लाइट आ रहा है सन से या जो हीट आ रहा है सन से, वो चीज जो है सो हमें एक्सपीरियंस दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग तीन चीज बोलते हैं कि एक तो नेकेड आई से हम लोग इसको नेकेड आई से देख सकते हो, मेजर कर सकते हो आराम से, माने ऐसा नहीं कि मेजरमेंट के लिए हम लोग जो है सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दें, तो उसको हम लोग आजा इजीली नहीं बोलते। ठीक है, और कुछ नहीं हो तो कम से कम अनुभव कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब है क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है सो तीन तरह का होता है। ठीक है,
ऐसे तो आप दो ही तरह का सम पढ़े हो गए, ठीक ना, वेक्टर और स्केलर। ये हो गया वेक्टर, दूसरा हो गया स्केलर, और तीसरा एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया और टेंसर हो गया, ठीक है। हम लोग सबसे पहले टेंसर को डिफाइन करते हैं। टेंसर क्या है? तो टेंसर जो है, सो इट इज द रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का रेशियो है, ठीक है। तो वेक्टर का रेशियो है, इसका मतलब सब सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे प्रेशर, ये हो जाएगा फोर्स बटा एरिया, फोर्स बाय एरिया। इसका मतलब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टेंसर क्वांटिटी। टेंसर का जो मेजरमेंट वगैरह करते हैं या जो भी हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करते हैं टेंसर का, तो उसका एक स्पेशल रूल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द टेंसर क्वांटिटी can be added or subtracted, by a special rule, स्पेशल, ठीक है। मतलब ये हो गया, जैसे प्रेशर का जो एडिशन होता है, तो प्रेशर जो है सो आप देखोगे किसी भी हाइट पर अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर डाउनवर्ड भी आएगा, टुवर्ड्स राइट भी होगा, लेफ्ट भी होगा, अपवर्ड भी लगेगा, तो चारों तरफ डायरेक्शंस में प्रेशर लगता है। तो इस तरह के जो भी होगा उसको हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, जो एडिशन करेंगे, जो सब्सट्रैक्शन करेंगे, उसका एक स्पेशल तरीका होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें टेंसर का, तो हम एग्जाम्पल, तो एक तो हो गया प्रेशर, दूसरा हो गया स्ट्रेस, तीसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ETC। मतलब कहने का सिंपल सेंस ये है कि जब प्रेशर हम लोग टेंसर की बात करते हैं, तो टेंसर में दो वेक्टर का रेशियो है, जो कि अगर ऐसे कहो तो ऑलमोस्ट अनडिफाइंड है, ठीक है, कि दो वेक्टर का हम रेशियो क्या लिखेंगे, उसी को हम लोग टेंसर कहते हैं। इस लेवल में 11th में टेंसर के बारे में बहुत डिस्कस नहीं करना है, ये आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो फिर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा। अब रही बात ये कि दूसरा क्वांटिटी है इसमें स्केलर, तो पहले हम स्केलर के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्केलर जो हो गया, लिखते हैं इट इज द फिजिकल क्वांटिटी it is the physical quantity having क्या है, पहले में मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन हो सकता है, कैसे, जैसे करंट है, तो करंट जो है सो उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। हाई को अगर नॉर्थ बोल दो, लो को साउथ बोल दो, तो नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, डायरेक्शन होगा। लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन हम बोल रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि हाई पोटेंशियल किधर बने, उसका डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि हाई से लो है, अब जिधर भी हाई रख दोगे उधर उसके तरफ से आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, डायरेक्शन है बट इट्स नॉट द स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसलिए हम लोग इसको स्केलर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, पावर, फ्लक्स, ETC। और भी बहुत सारा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सारा क्वांटिटी मिलता जाएगा और अपने आप वो सब दिमाग में आते जाएगा कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ठीक है।
the scalar quantities can be added or subtracted by the simple algebraical method, माने जैसे आप बच्चा में पढ़ के आए हो उसी तरह से हम लोग इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि जब 7 + 5 है तो स्वाभाविक है 12 होगा तो होगा, 7 - 5 है तो ये अगर मान लो कि 2 होगा तो होगा। मतलब कहने का ये कि जिस तरह से आप बच्चा में पढ़े हो, जो कुछ भी पढ़ के आए हो फ्रॉम क्लास 1 to 2nd 9th 10th 8th 6th 7 जो भी जितना भी रूल्स वगैरह जो पढ़े हो उसके आधार पे ये सारा का सारा इसमें जो है सो हम लोग यूज करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ नया नहीं चाहिए, ठीक है। अब रही बात ये कि अब अगर हम लोग बात करेंगे तो है तीसरा जो है सो वेक्टर है। तो वेक्टर माने वेक्टर इसलिए हम लोग लास्ट में बात कर रहे हैं कि इसी के बारे में मेन बात करना है। तो हम अगर पहले इसको डिफाइन कर दें तो लिखें इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which has लिखते हैं ए में मैग्नीट्यूड, डी में डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन चाहो तो इस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन, और सी में एंड above all it should follow the vector rule for addition. Follow the vector rule for addition. कहने का मतलब साफ है कि इसके पास 3 चीज है, एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और तीसरा में above all माने इस दोनों से जो ऊपर की चीज है वो ये है कि वेक्टर रूल फॉर एडिशन, माने हमने एक वेक्टर रूल एडिशन माने एडिशन का एक रूल बनाया जो फॉलो करेगा तो वेक्टर होगा, इवन इफ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक ना। जैसे जैसे अगर डे टू डे लाइफ का हम अगर एग्जांपल बात करना चाहें तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जैसे किसी जानवर को, गधा को देखो रोड पे, उसकी 2 आंखें हैं, आदमी को देखो उसकी 2 आंखें हैं, गधा को देखो 2 कान हैं, आदमी को देखो 2 कान हो। तो इस आधार पे हम ये नहीं बोल सकते सब आदमी गधा है या सब गधा आदमी है। इसका मतलब कोई चीज है जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, और वो कौन सा चीज है, तो वो है सेंस। अगर वो आदमी के पास भी मान लो कि अगर सेंस ना हो तो भी जानवर जैसा है। जैसे आप स्कूल में देखे होगे कि अगर आप क्लास में बदमाशी करते हो तो टीचर बोलते हैं ए गधा चुप रहो, शांति से बैठो। इसका मतलब कि अगर आपके पास सेंस नहीं है सॉरी, ठीक है, तो आप जानवर जैसा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इवन की आंख कान नाक सब चीज है आदमी और जानवर में, लेकिन सेंस जो है वो स्ट्रिक्ट स्केल है। तो अब इसमें क्या है, हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर की वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वेक्टर को हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, माने हम इसमें एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का मतलब आप देख रहे हो कि ये एरो हो गया, ठीक है। तो इस एरो में जो है सो इसका हम लोग नाम देते हैं, ये दिस इज टेल, इसका नाम देते हैं दिस इज हेड,
और ये जो हो जाएगा सो बॉडी इसको कहलाता है, बॉडी ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो लेंथ जो होगा बॉडी का, लेंथ ऑफ बॉडी ये हो गया प्रोपोर्शनेट कहते हैं इसको, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड के, माने जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सिंपल सा कंडीशन ये है कि अगर एक वेक्टर इतना बड़ा खींचे और एक वेक्टर इतना बड़ा अगर हम ड्रॉ करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, नीचे वाला का मैग्नीट्यूड, चूंकि लेंथ ज्यादा है तो नीचे वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ऊपर की तुलना से, और जो हेड है ये उसका डायरेक्शन बताता है, माने डायरेक्शन बता देगा कि ये किधर किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से हम अगर नाम दे दें, लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज Q, तो हम लोग इसको लिखते हैं PQ, ऊपर में एक ऐसे वेक्टर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो करके हम लिख देते हैं कि ऑल्सो वेक्टर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑल्सो PQ, अगर ऐसे लिख दें, इसका P से Q तक एक वेक्टर होगा जिसमें कि तीर लगा हुआ होगा, P से Q तक दिखाई दे रहा है, माने हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है कि इसमें हम लोग लिखें कि भाई तीन चीज हम लोग बात किए थे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर रूल फॉर एडिशन, जो हमने नियम बनाया था एडिशन का। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात कर लें कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी defines and fixes, माने उसको डिफाइन करता है, फिक्स करता है, fixes the quantity। ठीक है, ये fixes the quantity और डिफाइन करने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा, तो एक वेक्टर हम इतना बड़ा ड्रॉ किए, एक वेक्टर इतना बड़ा ड्रॉ किए, एक वेक्टर इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा वेक्टर सही है। तो स्वाभाविक है कि वेक्टर में अगर एरो है तो सब में एरो है, लेकिन इसी में हम अगर मैग्नीट्यूड लगा दें, हम अगर ये कह दें कि ये 10 यूनिट का वेक्टर आप ड्रॉ करो, 10 यूनिट अगर बोल दें, तो अगर ये सही होगा 10 यूनिट, तो स्वाभाविक है ये 10 यूनिट नहीं होगा, ये 10 यूनिट नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड जो है सो ये बताता है कि ये वही क्वांटिटी है जिसको हम लोग फिक्स करते हैं या जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये चीज है। ठीक है, अगर मान लो हम डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ठीक है, gives the complete specification ठीक है of the quantity। मतलब ये उसको ये बताना चाह रहा है कि ये वही क्वांटिटी है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि 10 यूनिट का अगर कहते हैं कि मान जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिखें कि ड्रॉ 10 यूनिट्स ऑफ वेक्टर, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो स्वाभाविक है कि एक इतना ही बड़ा जो लेंथ अगर 10 यूनिट का होगा तो हम किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये सारा का सारा सही है। अगर हम पूछे कि कौन सही है तो सब सही है, लेकिन अगर हम कहें बट अगर हम ये लिखें बट इफ वी राइट बट ड्रॉ, अगर हम कहें कि ड्रॉ 10 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, अगर हम ये कह दें कि 10 यूनिट का टुवर्ड्स राइट ड्रॉ करो, तो अगर ये 10 यूनिट का राइट है तो स्वाभाविक है सिर्फ यही राइट को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारा का सारा राइट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब सिंपल एक लाइन में ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया कि ये जो है सो मैग्नीट्यूड उसको फिक्स करता है, डायरेक्शन उसको जो है सो स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिकेशन देता है। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज आ गया उसके बाद ये बताता है
वेक्टर रूल फॉर एडिशन इज द स्ट्रिक्ट स्केल कि नहीं ये दोनों चीज अगर है, दो आंख और नाक है लेकिन सेंस भी है तो ये आदमी ही होगा, अगर सेंस नहीं है तो ये जानवर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर लिखेंगे तो हम लिखते हैं ऑल्सो द वेक्टर रूल फॉर एडिशन, द वेक्टर रूल फॉर एडिशन, रूल फॉर एडिशन is the strict scale, is the strict scale, strict scale for any quantity to be vector, to be vector मतलब ये कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ये स्ट्रिक्ट स्केल है। मतलब सिंपल है कि अगर हम वेक्टर के लिए बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और ये पैरेललोग्राम रूल या ये वेक्टर रूल फॉर एडिशन जो कुछ भी हम लोगों ने नियम बताया, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट स्केल होना चाहिए। ठीक है, ये जो सीरीज हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आधा घंटा मैंने 35-40 मिनट का ही क्लासेस होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 11th के बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डन करने से भी फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सीखेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें जो है सो जैसे हम लोग पिछला भी क्लास में वेक्टर का जस्ट डिफिनीशन दिए, चाहो तो हम एग्जांपल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वेक्टर लिखना चाहें तो एग्जांपल ऑफ वेक्टर, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर, तो हम ये सब तो आप बच्चा में पढ़े होंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ETC, और भी बहुत सारा चीज मिलेगा जैसे जैसे। ठीक ना, हम लोग ये बात करेंगे कि ये वेक्टर होगा। ठीक है, अब इसमें जो है सो हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग अगले क्लास में इसमें बात करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किया है वेक्टर को। ठीक है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स का जो है सो ये दूसरा वीडियो है। ठीक ना, जो वेक्टर चैप्टर हम लोग शुरू किए थे तो पहला वीडियो वेक्टर में हम लोग क्या किए कि जस्ट वेक्टर का डिफिनीशन दिए, क्योंकि क्या है कि आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो बनाना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी 11th क्लास में बहुत ज़्यादा बर्डन देना बच्चे को अच्छा नहीं है। ठीक ना, धीरे धीरे सीखेगा, तो उसमें जो है सो अभी हम लोग आधा घंटा 45 मिनट का ही वीडियो बना रहे हैं। अब है क्या कि अभी जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, उसमें एक था कि जो वेक्टर का जो हम लोग डिफिनीशन दिए थे, उस वेक्टर के डिफिनीशन में 3 चीज़ हम लोग बताए थे। एक तो था कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा जो पैरेललोग्राम रूल होना चाहिए, रूल फॉर वेक्टर एडिशन होना चाहिए। ठीक है, माने एक नियम बना दिए थे जिसको कि वेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर है, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं है। ये हम पूरा डिफाइन हम लोग कर चुके थे। अब मामला क्या है, इसमें मामला यह है कि अब वेक्टर रूल फॉर एडिशन जो था वो हम लोग किस तरह से कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं वेक्टर रूल फॉर एडिशन। वेक्टर रूल फॉर एडिशन, ठीक है, अब ये क्या रूल बनाया गया है, किस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि बने जो रूल बना वेक्टर के एडिशन का, ये कैसे और क्या है, हम इसके लिए बात करते हैं। तो हम लोग जो वेक्टर को ऐड करते हैं उसमें हम लोग 2 तरीका से ऐड करते हैं। 2 तरीका से क्या क्या ऐड करते हैं सो जरा सा देखो। एक तो ऐड करते हैं, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, माने ग्राफिकली हम ऐड करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम इसको ग्राफिकल मेथड बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा हो गया एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो अब है क्या कि ग्राफिकल मेथड
अब प्लस एनालिटिकल मेथड कुछ इस तरह से जो हो रहा है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे, जिससे अगर नाम डालना चाहो तो डाल दो A और ये है B, ठीक है। तो हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होगा और एनालिटिकल मेथड में कैसे कैसे हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या है कि हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने बताया था कि वेक्टर को हम लोग ऐसे एक रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये हेड होता है, ये टेल होता है और ये बॉडी है। बॉडी का जो लेंथ होता है ये डिपेंड करता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माने उसका जो परिमाप है, वैल्यू क्या है वेक्टर का, वो कितना है। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा लंबा होगा, छोटा माने कम होगा वैल्यू तो कम लंबा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसमें एडिशन का लिखते हैं, फॉर एडिशन, जैसे मान लो फॉर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के लिए बात करें, जैसे सपोज करते हैं कि P कोई वेक्टर है, मान लो P है, इधर से जो है सो ये Q कोई वेक्टर है। तो P और Q को अगर जोड़ना है तो हम उसको क्या करेंगे कि ग्राफ पे इसको रख करके, मान लो कि कोई एक यूनिट है, 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, इस तरह से अगर कुछ जोड़ना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके माने स्केल पे टू द पॉइंट ले करके, और उसके बाद हम इसको यहाँ P लिख देंगे, यहाँ से उतने ही लेंथ में Q, ये एंगल दिया रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एंगल अगर सपोज करो दिया हुआ है, कोई थीटा है, 30 डिग्री 40 डिग्री, जो भी एंगल दिया हुआ है हम उसके लिए बात करेंगे, और इसके टेल और इसके हेड को मिला ये R हो जाएगा। तो हम अगर लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अगर ज्यादा वेक्टर हो, मान लो जैसे 4-5 वेक्टर हो, तो जैसे मान लो वेक्टर ये A है, इसी तरह से वेक्टर ये B होगा लेटस से, इसी तरह से ये वेक्टर C हो जाएगा, ये वेक्टर D हो जाएगा, ठीक ना। मान लो फिर वो वेक्टर हम कोई और बोल देते हैं, F वेक्टर बोल देते हैं मान लो। तब हम क्या करते हैं कि सब वेक्टर को इसके पहला के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे, एंगल वगैरह दिया रहता है, उसके एंगल से हम बना करके, मतलब हम लोग ये डॉटेड डॉटेड करके एंगल खींच देंगे, ये एंगल मान लो θ1 है, फिर यहाँ से डॉटेड डॉटेड करके हम इसको जो है सो एंगल खींच देंगे, जो भी एंगल रहेगा ये मान लो θ2 है, इसी तरह से फिर डॉटेड डॉटेड करके हम इसमें एंगल खींच देंगे, मान लो ये θ3 है, लाइक दैट। माने इस तरह से हम लोग एंगल पे इसको ड्रॉ करेंगे, और जितना लंबा लेंथ है उस हिसाब से। अब जो पहला वेक्टर का टेल था और फाइनल का जो हेड था, इसको हम मिला देंगे, ये हो गया R। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करके, और फिर ये एंगल हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे, कितना एंगल पे आया, ये थीटा निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये R आ गया, इस R बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस F। माने ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। बाय द वे हम लोग आगे बात करते हैं बी में, एनालिटिकल मेथड। तो बी में अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड बात करेंगे तो जरा सा देखिए, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एनालिटिकल मेथड में दो तरह का है। एक तो होता है फॉर टू वेक्टर्स, जरा हम इसको अलग से लिख देते हैं, फॉर टू वेक्टर्स, फॉर टू वेक्टर्स, और ये हो जाएगा मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स। इसको हम लोग लिखते हैं, चलो इसको लिखते हैं फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, इसको बी बोल देते हैं मान लो, और इसको हम लोग ए बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है कि दो वेक्टर के लिए एक नियम अलग है, जो कि एकदम कंसोलिडेटेड है, जो कि आराम से हम लोग उसको आराम से एक फार्मूला डाल करके दो वेक्टर्स के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा वेक्टर के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो टू वेक्टर्स का मतलब ये हो गया, हम इसमें इसको बोलते हैं, ये ट्रायंगल रूल कहलाता है, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल।
पैरेललोग्राम रूट, ठीक है। और ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड। ये प्रोजेक्शन मेथड से, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। कि अगर 2 से अधिक हो, 3, 4, 5, 10, 20 जो भी हो, हम इसको प्रोजेक्शन मेथड से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं ए में फॉर 2 वेक्टर्स, मतलब ट्रायंगल या पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हम लिखते हैं ए में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक ही जैसा है। जैसे पहले हम फिगर से इसको दिखा दें। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर, मान लो P है और ये कोई वेक्टर Q है, ठीक है। तो ये जो है सो एक ट्रायंगल टाइप से बना के, और ये जो है सो रिजल्टेंट दे देगा, ये R हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, फिर हम लिखते हैं R बराबर P प्लस Q, है ना। कि ये अभी तो आपको ये ग्राफिकल ही लग रहा होगा कि ये ग्राफिकल ही है, ठीक है, लेकिन ये ग्राफिकल नहीं है, इसको हम एनालिटिकल बात बाद में करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए अगर बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम में मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर P है, यहाँ कोई वेक्टर Q है, हम इसको मिला करके और एक डायगोनल इसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये मान लो बीच का एंगल थीटा है, हम यहाँ भी इसको थीटा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये अल्फा बोल देते हैं रिजल्टेंट का, ये अल्फा है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो फिर इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, माने मोटा मोटी दोनों समझो एक के जैसा है। तो हम अगर ये इसके हेड पे देखो, इसके हेड पे इसका टेल है, ठीक है, तो ये दोनों जोड़ करके रिजल्टेंट दे देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग R बराबर लिखेंगे P प्लस Q, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये ट्रायंगल रूल हो गया, माने हम अगर लिखना चाहें इसमें, तो ये ट्रायंगल रूल हो गया, ट्रायंगल रूल। और ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल लिखें या ये पैरेललोग्राम लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या कि हम इसको एनालिटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट, माने ये कहता क्या है और फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इफ टू वेक्टर्स, नॉर्मली हम लोग फोर्स बोलते हैं, फोर्सेस। तो वेक्टर्स के लिए हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, and if a parallelogram is completed, comma, the diagonal of the parallelogram gives the resultant of these two vectors, resultant of these two vectors। ये पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है। कहता है, ठीक ना, हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, मान लो P है और ये Q है, किसी एंगल थीटा पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको बढ़ा करके एक पैरेललोग्राम यदि बना दिया जाए, तो जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट देगा, यही बता रहा है। मतलब दैट इज, हम लिखते हैं ये R बराबर हो जाएगा दिस P प्लस Q। अब एक चीज क्लियर है, कहने की इसमें जरूरत नहीं है कि दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा, और अगर रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए।
ठीक है, चूंकि वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये अंडरस्टूड है कि पैरेललोग्राम रूल फॉलो करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए हमको। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर, जो रिजल्टेंट आया तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर। आर का मतलब जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग P लिखते हैं, यहाँ पे Q लिखेंगे दूसरा वेक्टर, हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा R, ये बीच का एंगल है थीटा, इसको यूं हम अगर बढ़ा देंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल आपको याद हो। ठीक ना, अगर नाम देना चाहें तो हम दे देते हैं O, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, हमको बेसिकली क्या चाहिए मैग्नीट्यूड में, OC चाहिए, माने ये जो R है ये OC के बराबर है, तो हमको OC चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर ये Q है तो ये भी Q हो जाए, तो हम अगर निकालना चाहें यहाँ पे इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल पहले इधर लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो साइन थीटा अगर लिखेंगे साइन थीटा तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा A साइन थीटा हो जाएगा तो BC, अब भाई आ जाएगा AC, इसका मतलब आ जाएगा BC अब बाई Q। ठीक है, तो ये आ जाएगा दिस BC बराबर आ जाएगा Q साइन थीटा। इसी तरह से और अगर हम cos थीटा लिखना चाहें तो लिखेंगे cos थीटा, तो दिस cos थीटा बराबर हो जाएगा AB बाई AC, इसका मतलब AB बराबर लिखेंगे दिस इज Q cos थीटा, क्योंकि AC जो है यहाँ दिखाई दे रहा है कि A से C तक जो है, ये A से C तक ये जो है सो Q के बराबर है वैल्यू में। वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, पैरेलल वेक्टर हम वेक्टर भी डाल सकते हैं इस पे, लेकिन ये वैल्यू में बराबर है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या, हमको R का वैल्यू चाहिए, लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, अगर हम लिखेंगे OBC, इन ट्रायंगल OBC, ठीक है, तो लिखेंगे OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। OB के जगह पे हम लिखते हैं OA प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाए कि OA जो देखो ये P है और AB जो है सो Q cos थीटा है, तो इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा Q sin थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब साफ है कि ये हो जाएगा R का स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं, या लिखने का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये R का मॉड ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर, ये अगर हम तोड़ेंगे इसको, ठीक ना, तो ये आ जाएगा, अभी फिलहाल स्क्वायर में हम लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, माने A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि अगर हम R वेक्टर के लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। कहोगे ये कैसे आ गया, तो सिंपल है, जब देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस दोनों में। ठीक है, तो जब Q स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्लियर है कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बच्चा में पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है ना, कि ये 1 होता है, तो इसका मतलब ये इधर से Q स्क्वायर आ गया, इधर से P स्क्वायर है, ये 2PQ cos थीटा आ गया, 2PQ cos थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट जो हो गया, हम लिखते हैं सो फाइनली द magnitude of resultant R
इज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा आर मॉड का ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, नो प्रॉब्लम। अब है क्योंकि आर वेक्टर है इसलिए हमको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ आर। अगर हम आर के डायरेक्शन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ से लेट अल्फा बराबर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड आर मान लेते हैं। मतलब हम एक बार फिर से यहाँ फिगर बना के दिखाना चाहते हैं, ये वेक्टर पी हो गया, ये वेक्टर क्यू हो गया। अगर ऐसे हम मिलकर बना दें इसको, ये वेक्टर आर हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा है और यहाँ से कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए थे, दिस एंगल इज अगेन थीटा, और ये अल्फा मान लेते हैं। तो हम लिखना ना, अगर नाम दे दें इसको तो ओ ए बी सी डी, ठीक है। नाम दे तब लिखेंगे ओ बी सी, ई 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम अगर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो tan अल्फा अगर लिखेंगे दिस tan अल्फा बराबर, तो ये आ जाए कितना BC बाय OB, और BC का मतलब हो जाएगा Q sin थीटा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन मिल गया, मतलब मैग्नीट्यूड जिससे अल्फा एंगल इससे है, ठीक है। इसी में हम लोग इसको उलट भी सकते हैं, अगर बीटा एंगल के लिए हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, तो लिखेंगे सो फाइनली जो आ गया कि रिजल्टेड, सो फाइनली इफ वी राइट, अगर हम कहीं पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इफ वी राइट आर बराबर हो जाएगा दिस पी प्लस क्यू, अगर ऐसा लिख दिया देन तो आर बराबर हो जाएगा आर का मॉड, ये आ जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा बराबर हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q, वेक्टर p और q के बीच में, ठीक। और डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे tan अल्फा, तो आ जाएगा q sin थीटा बाय आ जाएगा p प्लस q cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड r, मतलब रिजल्टेंट के बीच का। इसी में हम थोड़ा सा उलट के लिख दें, ऑल्सो करके हम लिख देते हैं, और tan बीटा अगर कह दें तो ये आ जाएगा p sin थीटा बाय q प्लस p cos थीटा। ये कैसे आ गया, जहाँ पे बीटा बराबर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड r, ठीक है, वेक्टर q एंड r, मतलब उलट गया ये चीज, ठीक है। फोटो से अगर दिखाना चाहें तो इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। हम एक बार फिगर से दिखा देना चाहते हैं, यहाँ देखो ये p है, ये हो जाएगा q, इसको पैरेललोग्राम बना दो, ये हो गया r, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और ये पूरा का पूरा थीटा है जो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इस फिगर से क्लियर है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और थीटा क्या है। क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। अगर इसी में जैसे अगर हम मान लो कि जब पी क्यू माने तब ना, अगर हम लिख दें ऑल्सो इफ वी राइट सी बराबर वेक्टर, मान लो कि कोई कई किताब में सी और ए और बी लिखा हुआ है, देन ठीक है सी का जो मॉड हो जाएगा ये आ जाएगा कुछ ऐसा,
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। tan अल्फा फिर हम इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा, या tan बीटा हम बोल दें, फिगर से दिखा देते हैं क्या है। तो a sin थीटा बाई बी प्लस a cos थीटा, मतलब अगर इसमें हम लोग इसको यू दिखा दें, ये हो गया वेक्टर a, ये वेक्टर b हो जाएगा, और कुछ इस तरह से हम लोग अगर पैरेललोग्राम बना दें, ये वेक्टर c आ जाएगा, ये हो गया अगेन अल्फा, ये बीटा और ये थीटा, ठीक ना। तो चाहे तो p और q में देखो, चाहे a और b में देखो, वो द सेम मीनिंग, कोई इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम अगले क्लास में, माने जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में जो है सो हम इसमें स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केसेस देखने का मतलब ये हो गया कि ये किस किस कंडीशन में कैसा इसका फॉर्मेट बनता है, ठीक ना, वो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर का जोड़ना हो तो, घटाना होगा तो फिर अलग बात करेंगे, माने अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो फिर हम अलग से बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे लिखेंगे आगे हेडिंग, तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग ये बात करते हैं, किए हैं अभी, कि एडिशन का कैसे करना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं। थैंक यू।